बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में खुश आमदीद। ये लेक्चर जमात शशम के तलबा और तालबात के लिए है और मैं आपकी उर्दू की टीचर मिसेस सारा बानो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ख़त लिखने का तरीका कि ख़त कैसे लिखा जाता है। उसके बाद हम ख़त लिखेंगे। सबसे पहले ख़त लिखने के लिए ज़रूरी है कि हम जिसको ख़त लिख रहे हैं उसको, अगर वो हमसे उम्र में बड़ा है तो निहायत अदब के साथ हम उसे मुखातिब करें। अगर हम उम्र है तो भी हमें एहतराम का रिश्ता लाजिम रखना चाहिए, एहतराम के साथ मुखातिब करना चाहिए। और अगर अपने से छोटे को लिख रहे हैं तो निहायत शफ़क़त और मोहब्बत के साथ मुखातिब करें, यानी शफ़क़त और मोहब्बत के अल्फाजों के साथ मुखातिब करें। और जब हम ख़त लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले शहर का नाम लिखेंगे और उसके नीचे फिर वो तारीख़ लिखेंगे जिस तारीख़ को हम ख़त लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम कमरा इम्तिहान में ख़त लिख रहे हैं या क्लास में ख़त लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे कमरा इम्तिहान या इम्तिहानी कमरा। उसके बाद नीचे तारीख़ लिखेंगे, फिर जिसको ख़त लिख रहे हैं निहायत अदब के साथ उसे मुखातिब करेंगे। फिर अपना मज़मून, यानी जो हमारा ख़त लिखने का मकसद है वो निहायत सादा अल्फाज में, छोटे छोटे जुमलों में, छोटे छोटे खूबसूरत और बामकसद बात करते हुए छोटे छोटे जुमलों में सादगी से वो अपना मज़मून या ख़त लिखने का मकसद बयान करेंगे। उसके बाद फिर घर में दूसरे जो बड़े हैं उनके लिए आदाब, बच्चे हैं तो प्यार और हम उम्र हैं तो उनके लिए सलाम लिखेंगे। और आखिर में फिर अपना नाम या रोल नंबर या फिर अलिफ पे जीम लिखकर ख़त को ख़त्म करेंगे। ख़त को ख़त के अलावा मकतूब भी कहा जाता है और कातिब कहते हैं ख़त लिखने वाले को, और ख़त को मकतूब बोलते हैं। और जिसे लिखा जाता है उसे मकतूबुल है, यानी ख़त को मकतूब भी कहते हैं और जो ख़त लिखने वाला होता है वो उसे कातिब, और जिसको लिखा जाता है उसको मकतूब इलैह भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आज जो ख़त पढ़ रहे हैं वो है वालिद साहब के नाम नतीजा इम्तिहान की इतला, यानी आप अपने इम्तिहान में कामयाब हुए हैं और आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट या नतीजा आया है और आप अपने इस अच्छे नतीजे की इतला अपने वालिद साहब को ख़त के ज़रिए देना चाहते हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे कमरा इम्तिहान या इम्तिहानी कमरा। अगर आप कमरा स्कूल में इम्तिहानों के दौरान लिख रहे हैं, आपके इम्तिहान में ये ख़त लिखने के लिए आया है तो आप लिखेंगे कमरा इम्तिहान या इम्तिहानी कमरा। फिर उसके बाद नीचे वो तारीख़ लिखेंगे जिस तारीख़ को आप ख़त लिख रहे हैं। अगर आप ज़ाती तौर पर ख़त लिख रहे हैं तो यहाँ कमरा इम्तिहान की जगह पर आप अपने जिस शहर से ख़त लिख रहे हैं उस शहर का नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आप ताइफ से ख़त लिख रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे ताइफ, फिर यहाँ पे लिखेंगे तारीख़। उसके बाद फिर आप बड़े अदब से अपने वालिद साहब को मुखातिब करेंगे प्यारे अब्बू, या फिर आप लिख सकते हैं प्यारे अब्बू जान आदाब। फिर हमारा ख़त का मज़मून कुछ इस तरह से शुरू होगा। आप खुश होंगे कि मैं खुदा के फ़ज़ल से 5वीं जमात में कामयाब हो गया हूँ या हो गई हूँ और स्कूल में अव्वल आया हूँ। इसके अलावा मुझे हाई स्कूल में दाखिला भी मिल गया है। मुझे छठी जमात की किताबें, कापियाँ और कई दूसरी चीज़ें ख़रीदना हैं और यूनिफ़ॉर्म के 2 जोड़े भी सिलवाने हैं जिनके लिए मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है। मेहरबानी फरमाकर मुझे 300 रुपये बज़रिया मनी आर्डर जल्दी भिजवा दें। मैं आपका ममनून हूँगा या हूँगी।
अम्मी जान आदाब कहती हैं और खैर खैरियत पूछती हैं। छोटे भाई और बहन बहुत उदास हो रहे हैं। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि वो सब भी आदाब कह रहे हैं। फिर आखिर में खत को ख़त्म करते हुए आपका अच्छा बेटा, अगर आप ज़ाती ख़त लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, और अगर कमरे इम्तिहान में लिख रहे हैं तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखेंगे। इसके बाद हमारा अगला ख़त है बड़े भाई के नाम ख़त। इम्तिहान में कामयाबी की मुबारकबाद, यानी आपके जो बड़े भाई हैं वो अपने इम्तिहान में कामयाब हुए हैं, आपने उनको खुशी से मुबारकबाद देने के लिए ख़त लिखना है। फिर उसी तरह से होगा, यहाँ पर शहर या कमरा इम्तिहान लिखेंगे, फिर उसके नीचे तारीख, फिर मुखातिब करेंगे प्यारे भाईजान आदाब। फिर ख़त का मज़मून कुछ इस तरह से होगा, मुझे अब्बा जान के ख़त से ये खुशखबरी मिली है कि आपने खुदा के फजल से मैट्रिक का इम्तिहान अव्वल दर्जे में पास किया है। खुदा आपको मुबारक करे। आपकी इस कामयाबी से मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैंने अपने दोस्तों को बता दिया है कि मेरे भाईजान अव्वल दर्जे में पास हुए हैं। वो सब मिठाई खिलाने के लिए कह रहे हैं। हाँ तो भाईजान आप फ़ौरन मिठाई के लिए पैसे भिजवा दें। मुझे इस बात का गिला है कि आपने खुद खत लिखकर अपनी कामयाबी की इत्तला क्यों नहीं दी। वस्सलाम, आपका छोटा भाई। यहाँ पर आप यह नाम लिखेंगे, अगर कमरा इम्तिहान में लिख रहे हैं तो अपना रोल नंबर लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़े भाई जब कामयाब हुए तो उसको उनकी कामयाबी की खुशखबरी सुनने के बाद आप उनको किस तरह से ख़त लिखेंगे, यानी आप उनको कहेंगे कि मुझे वालिद साहब ने या अब्बा जान ने ख़त लिखकर बताया है कि आप अल्लाह के फ़ज़ल से माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से आपने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है। मेरी तरफ से आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको ये खुशी मुबारक करे। आपकी इस कामयाबी पर मुझे बेहद खुशी हुई है, और मैंने खुशी से अपने दोस्तों को जब बताया तो वो सब भी बहुत खुश हुए और मुझे कहा कि अपने भाई की कामयाबी में हमें मिठाई खिलाएं। तो आप मुझे पैसे भेज दें ताकि मैं उनको मिठाई खिला सकूं। लेकिन साथ ही साथ छोटा भाई होने की वजह से आपने भाई से एक गिला भी किया कि मुझे इस बात का दुख है कि अब्बा जान ने मुझे बताया कि आप अच्छे नंबरों में कामयाब हुए हैं। अगर आप मुझे खुद बताते तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती। उसके बाद वस्सलाम लिखकर आपका छोटा भाई नाम लिखें या फिर रोल नंबर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा जो ख़त है वो है वालदा साहबा के नाम अपनी बीमारी की इत्तला, यानी आपकी तबीयत ख़राब है, आप बीमार हैं और आप अपनी वालदा को, अपनी अम्मी जान को अपने बीमार होने की इत्तला देने के लिए ख़त लिख रहे हैं। उसी तरह शहर का नाम या कमरा इम्तिहान, फिर तारीख, फिर हमने मुखातिब करना है वालदा साहबा को इस तरह से, प्यारी अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आप आदाब भी लिख सकते हैं और अस्सलाम वालेकुम भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम मज़मून शुरू करेंगे कि किस मकसद के लिए ख़त लिख रहे हैं। आप जानती हैं कि मैं यहाँ मुमानी जान के यहाँ किस कदर खुश रहता हूँ या रहती हूँ। वो मुझसे बड़ी मोहब्बत से पेश आती हैं और उनके बच्चों से मेरा जी बहला रहता है। पढ़ाई भी अच्छी तरह कर सकता हूँ, लेकिन परसों से मेरा दिल उदास है क्योंकि बुखार और नज़ले ने परेशान कर रखा है। मामू जान मुझे खुद डॉक्टर के पास ले गए मगर अभी तक अफाका नहीं हुआ। फिर भी मैं घबराया बिल्कुल नहीं हूँ। आप फिक्र ना करें,
ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کل تک ٹھیک ہو جاؤں گا یا کل تک ٹھیک ہو جاؤ گے، دعا کریں میں فوراً اچھا ہو جاؤں اور دل لگا کر پڑھ سکوں۔ ابا جان کی خدمت میں آداب یا سلام۔ بھائی صاحب کو آداب و سلام، آپ کا پیارا بیٹا، یہاں پر نام یا پھر اپنا رول نمبر۔ تو یہ تھا والدہ کے نام خط، یعنی آپ کی طبیعت خراب ہے یا بیمار ہے، آپ کو بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، تو اس بات کی اطلاع دینے کے لیے جب ہم خط لکھیں گے تو مخاطب کریں گے پیاری امی جان، پھر آداب یا السلام علیکم کے بعد کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں ممانی کے پاس یا ماموں کے پاس رہ رہا ہوں یا رہ رہی ہوں، اور وہ لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں ان کے بچوں کے ساتھ بھی بہت خوش رہتا ہوں، پڑھائی بھی اچھی طرح سے کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، لیکن پرسوں سے میرا دل اداس ہے، اور اداس ہونے کی وجہ کیا ہے کہ مجھے بخار اور نزلہ ہے، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ ماموں جان مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے مگر ابھی تک افاقہ نہیں ہوا۔ افاقہ نہیں ہوا مطلب آرام نہیں ہوا یا میری بیماری ختم نہیں ہوئی، پھر بھی میں گھبرایا نہیں ہوں، یعنی یہ اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ امی بیماری کا سن کر پریشان نہ ہوں، تو اس کو پھر ہمت دیتے ہوئے کہ پھر بھی میں پریشان نہیں ہوا، نزلہ بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا، آپ میرے لیے فکر نہ کریں، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ کل تک انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا، بس آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں اچھا ہو جاؤں اور خوب پھر دوبارہ سے دل لگا کر پڑھوں۔ پھر گھر میں ابا جان اور بھائی کو سلام آداب، آپ کا بیٹا، نیچے پھر آپ اپنا نام لکھیں یا اگر کمرہ امتحان میں ہے تو پھر رول نمبر لکھیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھے ہمارے وہ 3 خط، امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے اور یہ بات بھی آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ اچھی طرح سے خط لکھنے کا طریقہ، یعنی خط کس طرح سے شروع کیا جاتا ہے اور کس طرح سے القاب دیے جاتے ہیں، یعنی مخاطب کس طرح سے کیا جاتا ہے، وہ پھر درمیان میں اپنا خط لکھنے کا مقصد یعنی مضمون سادہ الفاظ میں لکھنا، اس کے بعد دعا سلام کے بعد اپنا نام لکھ کے خط کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا خط لکھنے کا آسان سا طریقہ، جو امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم کچھ قواعد پڑھتے ہیں، یعنی گرامر۔ گرامر میں سب سے پہلے جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے اسم صفت۔ اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی اچھائی، برائی، بڑائی، چھٹائی، تعداد یا مقدار کو ظاہر کرے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم صفت کہلاتا ہے۔ یعنی مختصر ہم کچھ اس طرح سے اسم صفت کی سادہ الفاظ میں تعریف کریں گے کہ اسم صفت ایسا اسم یا وہ اسم جس میں کسی چیز، شخص، جگہ کی چھوٹائی، بڑائی، اچھائی، برائی، تعداد یا مقدار کو بتایا جائے، مقدار کو ظاہر کیا جائے، وہ اسم صفت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مثالیں کچھ اس طرح سے ہوں گی، جیسے یہ قلم اچھا لکھتا ہے، ایک جملہ ہے ہمارے پاس اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اس میں اسم صفت کو علیحدہ کریں، تو اس طرح سے ہوگا یہ قلم اچھا لکھتا ہے، تو اس میں جو قلم کی اچھائی ہے یعنی اچھا ہونا، اس میں لفظ اچھا اسم صفت ہے۔ یہ کمرہ چھوٹا ہے، تو یہ کمرے کی چھوٹائی کو ظاہر کرتا ہے جملہ، تو اس میں چھوٹا، کمرے کا چھوٹا ہونا یعنی وہ اس کی صفت ہے۔ میرے پاس 2 کتابیں ہیں یا میرے پاس 3 قلم ہیں، اس میں 2 اور 3 کتاب کی قلم کی تعداد کو ظاہر کرتے ہیں، تو یہ تعداد اسم صفت ہوگا۔ پھر اسی طرح آج دودھ والے نے 1 لیٹر دودھ دیا، یا ہم نے 1 کلو
मिठाई खरीदी, तो ये हो गई उसकी मिकदार। किलो लीटर जो है वो उसकी मिकदार है, और ये मिकदार जो है इसम सिफ्त है। उसके बाद है इसम आला। इसम आला जैसे कि नाम से ही मशहूर है, इसम आला इसम नकरा की एक किस्म है। और इसम नकरा आपको मालूम है, इसम नकरा ऐसा इसम जो किसी आम शख्स, चीज या जगह के नाम को ज़ाहिर करे, और ये उस इसम नकरा की एक किस्म है, इसम आला। और जैसा कि नाम से ही है कि आला, यानी आला क्या होता है? चाकू, छुरी, कैंची, तलवार, बंदूक, ये आला होते हैं, आलात होते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसी चीजें जो बतौर हथियार काम में लाई जाती हैं, मसलन चाकू, छुरी, कैंची, तलवार, बंदूक, तोप, टैंक वगैरह, सबसे साफ ज़ाहिर है कि इसम ऐसे इसम है जो बाज़ हथियारों के नाम हम पर ज़ाहिर करते हैं। यानी इसम आला मसलन वो इसम जो हथियार या आलात को ज़ाहिर करे। और सादा अल्फाज में हम इसकी तारीफ इस तरह से करेंगे, इसम आला की तारीफ, वो इसम जो किसी हथियार का नाम हो उसे इसम आला कहा जाता है। बहुत ही आसान और मुख्तसर सी तारीफ है इसम आला की, कि वो इसम जो किसी हथियार का नाम हो उसे इसम आला कहा जाता है। और इसकी मिसालों में फिर आप लिख सकते हैं चाकू, छुरी, कैंची, तलवार, बंदूक, तोप, टैंक वगैरह इसम आला हैं। इसके बाद है इसम तस्गीर की तारीफ। तस्गीर यानी मुस्सगिर, तस्गीर के मतलब है छोटा, मुस्सगिर, इसे इसम मुस्सगिर भी कहा जाता है। इसम मुस्सगिर यानी इसम मुस्सगिर का मतलब है छोटाई के मायने में आता है मुस्सगिर। और तस्गीर को मुस्सगिर इसम तस्गीर को इसम मुस्सगिर भी कहते हैं। और इसकी तारीफ कुछ इस तरह से है, जैसा कि इसके नाम से मालूम होता है, इसम तस्गीर या इसम मुस्सगिर वो इसम है जो किसी शय की ज़ात में छोटाई को ज़ाहिर करे, यानी सगीर। यहाँ पर हम अरबी में सुनते हैं, पढ़ते हैं लफ्ज़ सगीर, सगीर का मतलब होता है छोटा। तो ये वो इसम है, तस्गीर या इसम सगीर वो इसम है जिसमें किसी शय की छोटाई को ज़ाहिर करे, यानी जिसमें किसी चीज़ की छोटाई पाई जाए, यानी छोटापन ज़ाहिर करे। छोटापन यानी छोटा, जैसे मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं बड़ा, और उसके अपोजिट में होता है छोटा, तो वो वाले मायने, यानी वो इसम है जो शय की ज़ात में छोटाई को ज़ाहिर करे, वो इसम तस्गीर या इसम मुस्सगिर कहलाता है। मिसाल के तौर पर जैसे डब्बा, एक है डब्बा, और वो इसम तस्गीर में या मुस्सगिर में वो आएगा डिबिया, डिबिया, डब्बा से डिबिया। फिर जैसे है देगचा, देगचा बड़ा देगचा, और अब अगर हम उसे इसम तस्गीर या मुस्सगिर में बोलेंगे तो वो होगा देगची। तो वो इसम देगची जो है वो इसम मुस्सगिर या तस्गीर होगा। इसी तरह फिर है इसम मुकब्बिर, जैसा कि ये भी इसके नाम से ज़ाहिर होता है। मुकब्बिर के मतलब है बड़ा, बड़ा होना। तो इसम मुकब्बिर की तारीफ कुछ इस तरह से है, वो इसम जो किसी शय की ज़ात में बड़ाई ज़ाहिर करे। इसम तस्गीर वो जो शय की ज़ात में छोटाई को ज़ाहिर करे, और इसम मुकब्बिर वो इसम जो किसी शय की ज़ात में बड़ाई को ज़ाहिर करे, उसे इसम मुस्सगिर कहा जाता है। अब इसी तरह जैसे हमने वहाँ देगचा, देगचा इसम मुकब्बिर है, और देगची जो है वो इसम तस्गीर या इसम मुस्सगिर है। फिर एक और हमने मिसाल दी थी इसम मुस्सगिर में, जैसे पगड़, पगड़ हो गया बड़ा इसम मुकब्बिर, और हम उसे इसम मुस्सगिर में बोलेंगे पगड़ी। इसी तरह है छत्तर मुस्सगिर, और छतरी मुस्सगिर। छत्तर इसम मुकब्बिर होगा, और छतरी इसम मुस्सगिर में आएगी, यानी इसम मुस्सगिर में हम उसे छतरी बुलाएंगे। छत्तर बड़ाई के मायने में आता है, और छतरी छोटाई मुस्सगिर के मायने में आता है। तो इसी तरह से आप मुख्तसर खुद से भी मिसालें
लिख सकते हैं मुकब्बिर यानी बड़ी चीज़, और मुसग़िर छोटी, जो किसी शय की चीज़ की ज़ात में छोटाई को ज़ाहिर करे वो इसम तस्ग़ीर या मुसग़िर, और किसी शय की ज़ात की बड़ाई को जो बयान करे वो इसम मुकब्बिर कहलाएगा। इसके बाद है हासिल मज़दर की तारीफ़। हासिल मज़दर की तारीफ़ वो इसम मश्तक है जो अपने मज़दर की हालत, कैफ़ियत, असर या नतीजे को ज़ाहिर करे। यानी ये वो इसम है, मश्तक है, जो अपने मज़दर की हालत, कैफ़ियत, असर या जो उससे हासिल होता नतीजा उसको ज़ाहिर करे, तो वो क्या कहलाता है? इसम हासिल मज़दर कहलाता है। मिसाल के तौर पर लड़ाई, झगड़ा, जीत, हार, सजावट, चमक वगैरह। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कवायद जो हमने पढ़े। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब ये घर का काम आपका ही है कि जो हमने कवायद पढ़े हैं वो आप अपनी उर्दू की कॉपी पर, नोटबुक पर खुशखत लिखकर घर के काम के तौर पर हमें भेजें। खुश रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।